Yes, students, today we are going to pick this last topic. Only single illustration is there related to this topic. And for theory purpose also, you should know what this section 37 of Indian Partnership Act 1932 tells us. Sometimes what happens when a person dies, you are not making the immediate payment to him or her, or it can be applied to your retirement case also. Retirement बंदे की हो गई, for example, retirement is on 30th May. And you are just making the payment to him on 1st October. So there is a gap. तो जितना आप उसे पेमेंट के लिए डिले करेंगे वो उतने देर का आपसे इंटरेस्ट भी मांगेगा, बिकॉज यू आर मेकिंग अ डिलेड पेमेंट टू हिम और हर. अगर तो डीड में लिखा है तो हम उसको फॉलो करेंगे, अगर डीड में नहीं लिखा तो वो उतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट में हिस्सा भी मांगेगा प्लस अपनी अमाउंट ड्यू के ऊपर इंटरेस्ट भी मांगेगा. सो वी हैव टू केसेस फॉर इट. As per section 37 of Indian Partnership Act, if full or part payment of outgoing partner still remains to be paid. आपका अकाउंट भी क्लोज होने वाले हैं, उसकी डेथ का टाइम पीरियड कुछ और था, आप पेमेंट करने में डिले कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, यू आर एग्रीइंग टू पे आफ्टर 4 or 5 months, then you are supposed to make the payment of interest on that particular amount as well. उसने पहला केस क्या लिखा? He will be entitled to interest or share in profit. ठीक है, उसको उस लोन वाली अमाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा वो एग्रीमेंट में आप लिखोगे. और जैसे मैंने एग्जांपल दी, ही इज टेकिंग रिटायरमेंट ऑन 30th May और ही इज डाइंग, दोनों केसेस, एंड यू आर मेकिंग द पेमेंट ऑन 1st October. सो देयर इज अ गैप ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने का गैप है. 4 महीने उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा. अगर डीड में नहीं लिखा तो वही 6% वाला हम क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं जो हमारे पार्टनरशिप फंडामेंटल में है. प्लस इन 4 महीनों में फर्म ने जितना प्रॉफिट कमाया है उसमें हिस्सा भी लेगा वो. ठीक है, बिकॉज यू आर मेकिंग द डिले पेमेंट टू हिम और हर. इफ इट इज म्यूचुअली एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट इंटरेस्ट और शेयर विल नॉट बी पेड, देन नो अमाउंट शैल बी पेएबल. अगर डीड में लिखा है और म्यूचुअली एग्रीमेंट है, डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर कहते हैं हमें कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, चलो आप 4 महीने के बाद पेमेंट कर देना. रिटायरिंग पार्टनर कहता है मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, कोई शेयर इन प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो वी विल नॉट गिव. बट इन केस देयर इज नो एग्रीमेंट रिलेटिंग टू इट, देन द पार्टनर हैज 2 ऑप्शंस. 1, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ऑन बैलेंस अमाउंट. अगर सारा पैसा नहीं पे किया तो उसके ऊपर लगेगा. अगर 50% पे कर दिया है इमीडिएटली एट रिटायरमेंट और 50% इज स्टिल टू बी पेड, तो 50% के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा. और शेयर इन प्रॉफिट earned proportionate to his amount outstanding to the total capital. एक वर्ड लिखा है. अब मैंने शेयर इन प्रॉफिट कैसे निकालना है? उन 4 महीनों का जो प्रॉफिट होगा वो ले लो. प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ और फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट बैलेंस शीट. नेक्स्ट बैलेंस शीट मींस व्हेन यू क्लोजेस योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आपने वो प्रॉफिट लेना है, उसे डिवाइड करना है टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, total capital of all the partners plus amount due to outgoing partner. This is outgoing means he can be the retiring partner or he can be the deceased partner. मतलब तीनों की कैपिटल लेनी है. अगर 3 पार्टनर्स है, 2 रह गए और एक जिसकी डेथ हो रही है या जो रिटायर हो रहा है, और मल्टीप्लाई किससे करना है? अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर. एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा भाई. तो आपने ऑप्शन दी है दोनों में से, जिसकी कैलकुलेशन ज्यादा आएगी डेफिनेटली दैट पार्टनर विल गो विद दैट ऑप्शन. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ऑन द बैलेंस अमाउंट मींस व्हिच इज स्टिल टू बी पेड टू हिम और हर, और शेयर ऑफ प्रॉफिट यू हैव टू कैलकुलेट बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला साइड पे लिखा रहने देती हूँ, जरा स्टेटमेंट पढ़ो क्या हिसाब किताब है. वी हैव द लास्ट इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक. बच्चे आमतौर पे सोचते हैं लास्ट वाली थोड़ी ना वो पूछ लेगा, और एक बार उसने पूछी हुई है पेपर में. यू आर नॉट ओपनिंग दिस बुक. आई थिंक ये बुक नहीं है ना आपकी, शेयर कैपिटल है ना, रेड वाली बुक थोड़ी ना हमारी. चलिए जी, लाल, बाल एंड पाल. 4:3:2. पाल died and DOD means date of death 1st July 20. On which date तीनों की कैपिटल दे रखी है 75,000. हमें कैपिटल चाहिए ना डिवाइड करने के लिए. ठीक है,
75,000 plus 65,000 and the Pal is the last partner 45,000. Lal and Bal continue to carry the business for 6 months. इसकी डेट के बाद 6 महीने इन्होंने बिजनेस चलाया. इट मींस कि वो 6 महीने का अपना प्रॉफिट का हिस्सा मांगेगा और 6 महीने का इंटरेस्ट मांगेगा. विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पाल. लाल और बाल बिजनेस चलाते रहे लेकिन पाल को अभी तक पेमेंट नहीं करी. पाल की पेमेंट कितनी बनती थी? 45,000 उसे नहीं दिया. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months एंडेड. और इस बार अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 दिसंबर को. तभी 6 महीने हुए ना. जुलाई पूरा बिजनेस चला, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. 6 महीने डिले से पेमेंट करी और उन 6 महीनों के दौरान फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 50,000. आपसे क्या पूछा है? स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल विद पाल्स एग्जीक्यूटर. बिकॉज ही इज डाइंग. वो खुद भूत बन के तो नहीं ना पैसे मांगने आएगा, उसका एग्जीक्यूटर मांगेगा. तो देखें पहले इंटरेस्ट, 2 ऑप्शन. इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट ऑन 45,000 एट द रेट ऑफ 6% for how many months? 6 months. चलिए जी. 0, 15, 1, 12 और 1, 13. 1350. अगर इंटरेस्ट देते हैं तो 1350 होगा. शेयर इन प्रॉफिट देखो, सेकंड ऑप्शन क्या है? शेयर इन प्रॉफिट. बोलो क्या फॉर्मूला बोला था मैंने? जितना प्रॉफिट है वो लिख लो, टोटल कैपिटल से डिवाइड करो. 75, 80, 140, 140 और 185 इनटू उसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई करो. देखो यही फॉर्मूला बनाया. बिल्कुल ठीक है. 45,000 से मल्टीप्लाई करना है, 185 से डिवाइड करना है, एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट इट यू विल गेट द अमाउंट 12,162. तो डेफिनेटली ही विल बी गोइंग विद द सेकंड ऑप्शन. ही विल नॉट डिमांड इंटरेस्ट, ही विल टेक शेयर ऑफ प्रॉफिट. सो दिस इज व्हाट वी कॉल सेक्शन 37. इसे छोड़ के नहीं जाना. ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाओगे व्हेनेवर यू विल प्रिपेयर फॉर योर प्री बोर्ड और बोर्ड्स. From 28th of February, we are going to start your pre-boards. So start preparing yourself. Done? सारे सब्जेक्ट्स का एक चार्ट बनाओ, प्लानिंग करो अच्छी तरह से. हर सब्जेक्ट को टाइम दो डेली and try to score high in your exams. Done? Yes. I will not waste much time now. I am going to pick my last topic of partnership, dissolution of partnership firm. I will be writing 2 terms on the board. पहले तो डेसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है फर्म बंद हो जाएगी. क्यों बंद होगी? हो सकता है पिछले 2-4 महीनों में या पिछले 1-2 सालों से फर्म घाटे में जा रही है. हो सकता है पार्टनर्स की आपस में क्लैशेस आ गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं. तो ये 2 कारण मेन हो सकते हैं जब फर्म को डिसॉल्व किया जाता है. ठीक है. डिसॉल्व का मतलब है द फर्म इज टू बी शट डाउन. फर्म को आप बंद करोगे. सो वी आर गोइंग टू पिक दैट टॉपिक, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. एक वर्ड में लिखूंगी डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक वर्ड में लिखूंगी डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. आपको क्या लगता है दोनों सेम है? और इसके बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है हमारे सीबीएसई सैंपल पेपर में. डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली वर्सेस डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस? What difference you find in these 2 terms? अभी मैंने कुछ नहीं बताया. मैंने इतना बताया कि अकेला डेसोल्यूशन का मतलब है फर्म की डेसोल्यूशन का मतलब है कि फर्म को बंद करना. So what actually these 2 terms means to you? Dissolution of partnership का मतलब है कि जब अभी एग्रीमेंट होगा एग्रीमेंट खत्म हुआ नया आएगा. बिल्कुल ठीक है. डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है the existing relationship among the partners is coming to an end, and that dissolution of partnership always exists at the time of admission, retirement and death. क्योंकि एडमिशन के केस में पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा, नया एग्जिस्टेंस में आएगा क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैलकुलेट करते हो. सिमिलरली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ द ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड यू जस्ट राइट अ न्यू एग्रीमेंट. एम आई राइट? सो जब एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप और एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच का खत्म हो जाता है और पार्टनरशिप फर्म चलती रहती है. यहाँ पे एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी खत्म हो गया, फर्म भी खत्म हो गई. अब ध्यान से सुनना, एक वर्ड मैं बोलूंगी. Dissolution of partnership firm means relationship among the partners comes to an end and firm itself also comes to an end. But in case of partnership, it's not like this. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्म भी खत्म हो गई, उनका रिलेशनशिप भी खत्म हो गया. ऑब्वियस है
जब फर्म बंद होगी तो रिलेशनशिप भी खत्म होगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप पुराना खत्म हो जाए, विल इट रिजल्ट इन क्लोजर ऑफ द फर्म? नो। ठीक है, मैं एक और बात बोलती हूँ, क्लोजर ऑफ फर्म लीड्स टू क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, बट वाइस वर्सा इज नॉट देयर। विल यू एग्री? फर्म का बंद होना will always lead to closure of the existing relationship, but existing relationship doesn't mean closure of the firm. Vice versa is not there. ठीक है जी, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। हाँ, बहुत सारे मोड्स हैं जो थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, किन कारणों के कारण फर्म बंद होगी उसने वो मोड्स हमें बताए हैं। कभी फर्म क्या हो रही है, इनसॉल्वेंट हो रही है, या पार्टनर्स इनसॉल्वेंट हो रहे हैं, या पार्टनर्स में क्लैशेस आ रही हैं, तो कोर्ट की इंटरवेंशन से भी फर्म को बंद किया जा सकता है। सो वी हैव फर्स्टली मोड्स। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या है? मींस द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। इन सच एन इवेंट हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, फर्म के सारे एसेट्स बेचे जाएंगे, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी, अगर कुछ बचेगा तो पार्टनर्स को दिया जाएगा, अदरवाइज पार्टनर्स will not get anything. Why? Because partners have the unlimited liability. ठीक है, unlimited liability का मतलब क्या है? Their even personal assets can be sold off in order to pay the firm's liability. So this thing you have to keep in your mind. I am talking about the numerical viewpoint. जब आपको इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, you will be preparing realization account. और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, या तो वो रियलाइजेशन अकाउंट की प्रिपरेशन पूछता है, 5 नंबर में आया हुआ चॉइस सीबीएसई के पैटर्न में, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन में। छोड़ने को दोनों में से एक चैप्टर हम छोड़ के जा सकते हैं, बट वी विल नॉट टेक द रिस्क, क्योंकि थ्योरी तो आ सकती है ना। और अलग से 2 नंबर, 5 नंबर का ये और 2 नंबर की थ्योरी डिफरेंस की डाली हुई है। अब डिफरेंस की थ्योरी वो डाल चुका है, तो हो सकता है अगले हमारा जो फाइनल एग्जाम आए उसमें मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन की 2 नंबर की थ्योरी डाल दे। ठीक है, सो लाइक दैट वे वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू लीव एनी ऑफ द चैप्टर। वहां पे आपको चॉइस जल्दी से करनी है कि मैं रिटायरमेंट अटेम्प्ट करूं कि डिसोल्यूशन अटेम्प्ट करूं। एक तो पैटर्न होता है इस चैप्टर में से प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पैटर्न होता है पास द जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो मेरे को लगता है हमारे पेपर में उसने जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन डाला है, जो सैंपल पेपर आया, तो हम दोनों तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। लास्ट वाला टॉपिक इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस व्हेन वी कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। और एक बात, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों के केसेस में मैंने बोला था कि बैलेंस शीट बनाते हैं हम एंड में, है ना। एडमिशन के बाद, रिटायरमेंट के बाद, इवन डेथ के बाद भी बैलेंस शीट बनती है। विल वी प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? नो, क्योंकि सारे एसेट तो बिक गए, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट हो गई, कुछ बचा ही नहीं, फर्म ही बंद हो गई। लाइक वी आर नॉट कंटिन्यूइंग द बिजनेस नाउ। सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद कुछ बचेगा तो पार्टनर्स को मिलेगा, अदरवाइज पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलता एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इवन लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए अगर एसेट्स कम पड़ रहे हैं तो पार्टनर्स को बोला जाएगा कैश लेके आओ, क्योंकि हमने सारे क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है। यू आर लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट बिकॉज यू हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। हम करते थे ना +1 क्लास में, सोल प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, मींस उसके घर के एसेट भी बिक जाएंगे, घर के बर्तन, वाइफ की ज्वेलरी तक बिक जाती है जब बिजनेस में घाटे पड़ते हैं। तो सेम इज विद पार्टनरशिप फर्म। गेटिंग इट? सो अबाउट दिस वी विल बी रीडिंग इन दिस चैप्टर, बट बिफोर दैट वी हैव modes. Modes means ways how we can dissolve a firm. कैसे हम एक फर्म को बंद कर सकते हैं। Modes of dissolution of a firm. First, by mutual agreement. What is the meaning of mutual agreement? जब पार्टनर्स सारे मिलके समझौता करते हैं और सारे पार्टनर्स की हमें कंसेंट मिलती है तो हम फर्म को बंद कर देते हैं। मींस सारे पार्टनर्स अगर मिलके डिसाइड करते हैं अब अपने फर्म को नहीं चलाना, so that mode we will be calling by mutual agreement. By mutual agreement. Done? आपस में बातचीत करके वो फर्म को बंद करने के बारे में सोच सकते हैं। Second, we have compulsory dissolution. Compulsory means अगर नीचे वाले 2 या 3 इवेंट हो जाएंगे तो फर्म ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी।
मतलब लीगली एक लीगल प्रोसीजर है. इफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल अकर और सर्कमस्टांसेस विल एग्जिस्ट, देन द फर्म विल ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड. लेट मी रीड दैट सिचुएशंस. व्हेन all the partners or all partners except one become insolvent. फर्म को चलाने वाले बंदे कौन है? पार्टनर. अगर उस फर्म के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या सारे पार्टनर्स एक को छोड़ के बाकी के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो. इंसॉल्वेंट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट? यस, बैंकक्रप्ट हो जाना व्हेन योर पर्सनल एसेट्स आर वेरी लेस टू पे ऑफ योर पर्सनल लायबिलिटीज. पार्टनर्स के पर्सनल एसेट बहुत कम है लेकिन पर्सनल लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो दे आर बीइंग डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट. इफ ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम insolvent, then firm will automatically come to an end, which we will call compulsory dissolution. Second event क्या हो सकता है? When the business of the firms becomes unlawful. जब आपने बिजनेस चलाया था, you were just manufacturing life saving drugs and now you started making drugs. ठीक है, मीन्स आपका जो लीगल बिजनेस है इलीगल बिजनेस में आपने क्या कर लिया? उसे कन्वर्ट कर लिया. और जब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है, गवर्नमेंट ऑर्डर प्लेस करता है और आपकी फर्म ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी. दिस इज अगेन और यू इंडल्ज इन व्हाट? स्मगलिंग ऑफ द गुड्स. ठीक है, आप पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन आपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए स्मगलिंग का बिजनेस करना शुरू कर दिया, which is always illegal in our country. Done. So in that case, your firm will automatically come to an end. So how many cases I have discussed for compulsory dissolution? One is when all the partners or all the partners except one become insolvent, or when your business is being declared as illegal business or unlawful business by notice. आपको याद है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हम लोगों ने की होती है +1 में? एक जनरल पार्टनरशिप होती थी, एक पार्टनरशिप एट विल होती थी. याद है किसी? जब ये चैप्टर किया था ना फंडामेंटल्स का, उसमें भी था ये. एक जनरल पार्टनरशिप थी, एक पार्टनरशिप एट विल थी. दोनों में क्या डिफरेंस था? क्योंकि अगला पॉइंट तभी समझ आना है अगर दोनों का मीनिंग पता होगा. क्या ये वर्ड सुने हुए आपने? जनरल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल, क्या मतलब है इसका? हाँ, कोई भी पार्टनर अपनी डिजायर ये पेश कर सकता है बाकी पार्टनर्स के आगे कि मैं फर्म को बंद करना चाहता हूं. ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर रनिंग पार्टनरशिप एट विल, तो क्या होगा? द फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म. वो बाकी इसके पार्टनर्स को एक नोटिस दे देता है रिटर्न में कि मैं चाहता हूं कि फर्म को बंद कर दिया जाए. क्योंकि पार्टनरशिप एट विल का मतलब ही क्या? आपकी मर्जी से चलनी है. जब आपकी मर्जी नहीं होगी इसको आगे चलाने की, तो कोई भी पार्टनर इसे बंद करवा सकता है. तो अगला वाला पॉइंट क्या है? बाय नोटिस. थर्ड मोड टू डिसॉल्व द फर्म क्या है? बाय नोटिस. कोई भी एक पार्टनर, और ये जनरल पार्टनरशिप के केस में नहीं होगा. दिस बाय नोटिस इज ओनली टू बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल. क्योंकि आपने जब पार्टनरशिप चलाई थी तब आपने एग्रीमेंट में लिखा था जब भी हमारे में से कोई भी चाहेगा ना फर्म को बंद करना, हम कर देंगे. सिर्फ हमें एक रिटर्न में नोटिस देना है इन एडवांस. वी विल डेफिनेटली बी वाइंडिंग अप द फर्म. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल बाय नोटिस. देन सेकंड और फोर्थ में आमतौर पे कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि कंपल्सरी डिसोल्यूशन में भी कुछ इवेंट्स होते हैं तब फर्म बंद होती है, और फोर्थ पॉइंट भी उसने ऐसा ही बनाया, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. लेकिन यहाँ पे इवेंट्स की 4 कैटेगरीज हैं. अगर नीचे वाले 4 इवेंट्स अक्कर होते हैं तो भी आपकी फर्म ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी. फर्स्ट, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड. फॉर एग्जांपल, जब आपने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी थी, आपने बोला था 5 साल की ही. जैसे 5 साल एक्सपायर होंगे तो फर्म विल ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड. देन ऑन कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंचर? आपने खास प्रोजेक्ट के लिए क्या बनाई है? पार्टनरशिप फर्म बनाई है. 2 फ्रेंड्स ने मिलके एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया कि ये डैम हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है. तो डैम की कंस्ट्रक्शन इज अ वेंचर. व्हेन द डैम विल गेट कंस्ट्रक्टेड, देन ऑटोमेटिकली देयर पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड. सो दिस इज व्हाट एट द कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेंचर. ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर तो भी रेजोल्यूशन हो जाती है, लेकिन हमारे सारे क्वेश्चन हमारी बुक के इस ढंग से फ्रेम किए गए हैं कि डेथ पे फर्म बंद नहीं हो रही, बिकॉज द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस. ठीक है, अदरवाइज डेथ के केस में क्या हो जाती है? पार्टनरशिप बंद हो सकती है.
ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, वो ऊपर भी हमने पढ़ लिया। जब कोई एक पार्टनर भी, ऊपर उसने बोला ना सारे पार्टनर तो कंपलसरी है, कोई एक पार्टनर भी क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो भी फर्म बंद हो सकती है। देन फिफ्थ, डेसोल्यूशन बाय कोर्ट। जब कोर्ट इन बिटवीन इंटरवीन करता है, मींस आपका केस कोर्ट के पास जाता है, वो हाई कोर्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, तो जब कोर्ट ऑर्डर करता है कि फर्म को बंद कर दिया जाए, तो भी हम उसे डेसोल्यूशन का एक मोड मानते हैं। और ही हैज गिवन मी 6 सच केसेस। पहला, अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। 4 पार्टनर हैं, किसी एक की अगर दिमागी हालत खराब हो जाती है, कोई उसका एक्सीडेंट होता है जिसमें उसको मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि फर्म को बंद कर दिया जाए, because now he is not able to take the decision. हाँ, other partners they may decide to continue with the firm. हो सकता है कि उसके किसी और फैमिली मेंबर को वो पार्टनर बना ले, but in case it happens, then court may intervene and court may order to dissolve the firm. Done? Then a partner becomes permanently incapable of performing, वही एक्सीडेंट के कारण मेंटल हेल्थ नहीं बिगड़ी, लेकिन उसकी राइट आर्म वर्क नहीं कर रही या पैरालिसिस हो गया है उसे, so he is getting the permanent injury. In that case also the court may order to dissolve the firm. Done? Then a partner is found guilty of misconduct which is likely to be adversely affect the business of the firm. हाँ, किसी एक पार्टनर ने कोई धोखाधड़ी करी है आपके किसी सप्लायर या डेटर के साथ, उसे घटिया किस्म का सामान दिया है, डबल रेट चार्ज कर लिया है, उसके साथ चीटिंग करी है, जिसके कारण आपके फर्म के बिजनेस के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ रहा है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन योर गुड इमेज और गुड गुडविल इन द मार्केट, आप कोर्ट के पास जाते हो, तो कोर्ट क्या करता है, उस पार्टनरशिप के पार्टनर के मिसकंडक्ट के कारण पार्टनरशिप को बंद करने का ऑर्डर दे सकता है, मतलब बाकी के पार्टनर्स कोर्ट में जाते हैं। देन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स। बार बार झगड़े होते हैं क्योंकि कुछ पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप एग्रीमेंट की सारी क्लॉजेस या रूल्स और रेगुलेशन को नहीं मानते, तो उन्हें लड़ाई झगड़े के कारण भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि बेटर है कि आपके क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो आप बंद ही कर दो फर्म को। कोर्ट फाइंड्स रेजोल्यूशन ऑफ द फर्म इज जस्टिफाइड, कि ऐसी फर्म को चलाने का क्या फायदा है जो लगातार घाटे में जा रही है, फॉर एग्जाम्पल, तो कोर्ट को लगता है ऐसी फर्म को बंद ही कर देना चाहिए, या हर आए दिन इस फर्म के अगेंस्ट हमें कंप्लेंट सुनने को मिल रही है, तो बेटर है इस फर्म को बंद ही कर देना चाहिए। डन? देन द बिजनेस ऑफ द फर्म कांट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस। जब कोर्ट के पास ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं कि हमारी फर्म घाटे में जा रही है, प्लीज हमें ऑर्डर दे दो कि हमारी, जब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है ना, तो कोई भी क्रेडिटर आपको फोर्स नहीं कर सकता पेमेंट के लिए, यू नो, तो बेटर है हम कोर्ट से ये ऑर्डर लेके आते हैं कि यस, कोर्ट ने भी हमारा सारा स्टेटस चेक किया है और कोर्ट ने ही ऑर्डर किया है कि हमारी फर्म को बंद कर देना चाहिए। सो व्हेन योर बिजनेस इज रनिंग इनटू ग्रेट लॉसेस, देन कोर्ट मे गिव यू द ऑर्डर टू डिसॉल्व योर फर्म। ठीक है, सो दीज आर द 6 केसेस वेयर वी विल बी रेफरिंग द केस बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। देन नेक्स्ट स्टेप, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है तभी मैंने बोला था डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है एक टर्म, और दूसरी टर्म क्या है, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब वर्ड फर्म लग जाता है पार्टनरशिप के साथ, तो हम उसे बोलते हैं कि फर्म को बंद कर देना है, मींस फर्म का बिजनेस भी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर अकेला वर्ड पार्टनरशिप है, तो ओनली द रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप comes to an end, and in place of that they can frame the new partnership agreement. पुराना एग्रीमेंट वो बंद कर देते हैं और नया एग्रीमेंट they will write up. Done? So that is what we call dissolution of partnership. But except the meaning, we have other 6 reasons or bases to differentiate these 2 topics. चलो जी मीनिंग पढ़ते हैं। पहला देखो, मीनिंग आपको समझ आता है? उसने पहला कॉलम बनाया है डेसोल्यूशन ऑफ फर्म का, दूसरा कॉलम उसने बनाया है डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। So dissolution of firm means closure of firm and end of the business relationship among all the partners. Closure of firm will always leads to, yeah, dissolution of firm will always leads to closure of partnership, but closure of partnership doesn't lead to closure of firm. ठीक है जी, ये बात मतलब ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है, वो मैंने पहले ही बता दिया। कोर्ट्स इंटरवेंशन, जो डेसोल्यूशन ऑफ फर्म है वॉलंटरली भी हो सकती है, आप अपनी मर्जी से भी फर्म को बंद कर सकते हो, कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है। लेकिन जो आपका एग्रीमेंट वाली बात है, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, उसमें कोर्ट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती, आप अपना पुराना एग्रीमेंट खत्म करते हो, उसकी जगह नया एग्रीमेंट लिखते हो, दैट इज ऑलवेज वॉलंटरली डन। वो पार्टनर्स आपस में मिलके अपने आप आपस में कंसेंट एक दूसरे की होती है, तभी पुरानी रेशियो की जगह नई रेशियो वो डिसाइड करते हैं।
एक पार्टनर चला जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड करते हैं हमारी कौन सी रेशियो होगी। एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बाकी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं हमारी रेशियो क्या होगी। कभी ना एडमिशन होती है, ना रिटायरमेंट होती है, ना डेथ होती है, इवन देन दे चेंज द रेशियो। देन ऑल्सो चैप्टर कौन सा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। योर ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड यू जस्ट राइट अ न्यू एग्रीमेंट, ठीक। सो इट इज ऑलवेज वॉलंटरली बेस्ड। बिजनेस कंटिन्यूशन, किसमें बिजनेस चलता रहेगा? यस, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस चलता रहेगा। डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस विल ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड। तो थर्ड पॉइंट इज आल्सो डन। देन क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे? डेसोल्यूशन ऑफ फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में। मैंने बोला बैलेंस शीट बननी नहीं, आपने एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, सारे एसेट्स बेच देने हैं, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है, जो बचेगा पार्टनर्स को दे देंगे बस। तो क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसमें है? डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में द बुक्स आर नॉट टू बी क्लोज्ड बिकॉज़ द बिजनेस इज स्टिल टू बी कंटिन्यूड। डन। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बोलो जी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सारे एसेट्स बेचे जाएंगे, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी। अगर फिर भी पैसा पूरा नहीं पड़ रहा तो पार्टनर्स को बोला जाएगा आप पैसा लेके आओ ताकि हम सारी लायबिलिटीज की पेमेंट कर ले। In case of dissolution of firm, the assets are realized and liabilities are paid. Done. In case of dissolution of partnership, assets are revalued and liabilities are reassessed. और उसका गेन और लॉस पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाता है। रियलाइजेशन का भी प्रॉफिट और लॉस होगा भाई। हो सकता है कि आपके एसेट ज्यादा में बिके, हो सकता है कि आपकी लायबिलिटीज की कम पेमेंट हो, तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दैट इज आल्सो टू बी डिवाइडेड। लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पे एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड, और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप assets are revalued and liabilities are reassessed, ठीक है। so this is the difference of status of assets and liabilities। आपको समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक मींस पैसे से, इकोनॉमिक वर्ड यहाँ पे पैसे से रिलेटेड है। तो किस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड? देखते हैं इसने क्या लिखा। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग द पार्टनर एंड्स, किस में? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि अब आपका कोई रिलेशन नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक, यू कैन से बिजनेस रिलेशन कम्स टू एन एंड, ठीक है। और उसमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग द पार्टनर जस्ट चेंजेस। हाउ पहले दो पार्टनर थे, एक नया आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। पहले 3 पार्टनर थे, एक की रिटायरमेंट हो गई, नाउ 2 आर देयर, ठीक है। डेथ के केस में पहले 4 पार्टनर थे, 2 की डेथ हो गई, तो 2 आर स्टिल देयर। सो देयर रिलेशनशिप जस्ट गेट्स चेंज्ड, क्योंकि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाती है, इन इवेंट्स पे चेंज हो जाती है। लेकिन वहां पे उनका बिजनेस रिलेशनशिप जस्ट कम्स टू एन एंड। इकोनॉमिक रिलेशनशिप मींस बिजनेस रिलेशनशिप। इफेक्ट, वो पॉइंट मैंने बार बार बोला है, फिर से रिपीट कर रही हूं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इफेक्ट है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टू, but vice versa is not there. Why? Because in case of dissolution of partnership, firm will still continue, only their old relationships comes to an end, ठीक है। so this is an effect. yes, उसके बाद पूरे चैप्टर में हमने न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, like he made a heading in your book, settlement of accounts, सारे accounts close करना means सारे assets close करने हैं by transferring them to the realization account, सारी liabilities close करनी है by transferring them to the realization account, ठीक है। अब मेरे को सोच समझ के बताना, जब किसी एसेट का अकाउंट मैंने क्लोज करना है, एसेट को डेबिट करूं कि क्रेडिट? जब मैंने किसी एसेट का अकाउंट क्लोज करना है, मैं उसे डेबिट करूं कि क्रेडिट? जर्नल एंट्री में सिर्फ आपने ये बताना, डेबिट के क्रेडिट। एसेट इज गोइंग टू बी ओवर, क्या करें? एसेट का बेसिक बैलेंस कौन सा होता है? कॉमर्स स्टूडेंट्स हो भाई, एसेट्स का बेसिक बैलेंस कौन सा है? एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड और क्रेडिटेड? डेबिटेड। जब उसे खत्म करना है तो क्रेडिट करना है। एंट्री यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। कैश और बैंक थोड़ा ना क्लोज होने हैं, वो तो यूज करेंगे ना लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए, ठीक है। सारे एसेट्स आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने एक्सेप्ट द एक्सेप्शनल केसेस व्हिच वी विल डिस्कस। ऑल द लायबिलिटीज अकाउंट्स वी विल बी क्लोज्ड, वी विल बी क्लोजिंग। हाउ? लायबिलिटीज डेबिट कर दो और रियलाइजेशन को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो क्या एंट्री बनी? जब सारे एसेट्स क्लोज करने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स,
except the exceptional cases. And when liabilities are to be closed, so liabilities are to be debited and realization account is to be credited. So when we will be preparing this account, it's a nominal account once again. If the credit side is more than the debit side, there is going to be the profit, which we will be dividing among all the partners. ये एक ऐसा chapter है जिसमें no gaining, no sacrificing, only old ratio will work. और न्यू रेशियो क्यों सोचेंगे? क्योंकि बिजनेस ही बंद हो रहा है भाई. कंपैरेटिवली उनसे आसान है चैप्टर. और कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करने हैं. कैपिटल अकाउंट का कैरी डाउन बैलेंस थोड़ा निकालना है. या तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा टू कैश, मींस उन्हें कैश देके भेजेंगे या उनसे मंगवाएंगे बाय कैश. If there will be deficiency of cash, we will be asking our partners to bring the more cash. If there is excess of cash, like assets मेरे ज्यादा में बिकते हैं और liabilities की कम पेमेंट हो रही है, तो बचा हुआ पैसा उन्हें दे देंगे. और क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बैलेंस शीट नहीं बननी. आमतौर पे मैं कहती थी एंड में बैलेंस शीट का मैच होना इज अ हिंट कि आपका क्वेश्चन ठीक है. एडमिशन में, रिटायरमेंट में ऐसा ही होता है. यहाँ पे कैश अकाउंट बनना है और एंड में कैश अकाउंट बैलेंस होना चाहिए. दोनों साइड मैच होनी चाहिए. अगर पैसा कम है तो हमने पार्टनर से मंगवा लिया, अगर ज्यादा है तो बचा हुआ पैसा उन्हें दे दिया, बचा तो कुछ भी नहीं. सो जीरो अमाउंट विल बी इन योर हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर. कैश अकाउंट की दोनों साइड्स हमेशा क्या होंगी? मैच. ईदर यू विल प्रिपेयर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट एज द केस में बी. ठीक है. सो दीज आर द लेजर अकाउंट. वी विल बी प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, वी विल बी प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट एंड वी विल बी प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट ओनली इन आवर वर्किंग नोट्स. कैश अकाउंट आमतौर पे वर्किंग नोट में चलेगा. बैलेंस शीट बनानी नहीं है क्योंकि बिजनेस इज कमिंग टू एन एंड. Today we have double period, so in 6th period also we will be continuing with this chapter. Yes students, from 28th we are going to start your pre-board exams, so start preparing yourself and do come to school. A day or after a day we will be just closing down your online classes and we will just be running offline classes. फतेह सिंह, कितने दिनों के बाद मैंने इस बच्चे को क्लास में देखा.